तो योगेश जी, जैसे आपने बताया कि आपको अफगानिस्तान और पैलेस्टीन से भी रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की, क्या पूछ रहे थे वो बच्चे, उनको क्या चाहिए था और आपने क्या किया जिससे उनकी हेल्प हो पाई? हमने एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट कॉन्फ्रेंस और एक स्पेस क्विज वर्ल्ड कप किया जहाँ पे बहुत से डेवलप और डेवलपिंग अंडर डेवलप तीनों कंट्रीज के बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट किए। तो जो अफगानिस्तान से या गाजा स्ट्रिप से जो रिक्वेस्ट आई कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम में उन्हें कुछ इनपुट मिले, तो वो और सीखना चाहते थे और ज्यादा जानना चाहते थे। हम सोचते कि अरे वहाँ पे तो ऑलरेडी इतने सब चैलेंजेस है, शायद वो सिर्फ जो बेसिक नीड्स है उसके बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन उन बच्चों के भी सपने थे कि उन्हें भी स्पेस में करना है। उन बच्चों में भी ये समझ थी कि आने वाला कल ये स्पेस का युग है। अब ये बताइए, जब हम एक दूसरी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो इतना इन्फ्लेटेड रेट रहता है, इतना ज़्यादा हाई रेट रहता है। हम जब स्पेस से लाएंगे तो चीज़ें तो और महंगी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर में जो टेलीविजन है उसका अभी सस्ता हो गया है ना। पहले एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इतने महंगे थे, तो समय के साथ ये चीजें भी सस्ती होती जाएगी। हाँ, अगर आज कुछ स्पेस में बनाए और वो अर्थ पे आप बेच रहे हो तो वो महंगा जाएगा। उसमें दो चीजें आएंगी, एक तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ना व्हाटएवर जो भी वो लग रहा है वो तो है ही, दूसरा लग्जरी लोगों के लिए। जैसे जैसे भविष्य आगे बढ़ेगा, स्पेस में बनी हुई चीजें हो सकता है सस्ती मिले यहाँ पे। बहुत सारे एलियंस, पैरेलल यूनिवर्स, टाइम कैप्सूल्स, ये सारे बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। तो क्या आप ये सब चीज़ों को भी अपडेट करते रहते हैं और बच्चे इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली फैसिनेट होते हैं इससे? दुनिया भर में जो भी रिसर्च चल रहा है रिलेटेड टू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौन कौन क्या रिसर्च कर रहा है, कैसे रिसर्च कर रहा है, ये जानने की कि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बॉडी है, एलियंस है नहीं है, वो नॉलेज हमारे बच्चों की तरफ हम लेके जाते हैं। Hello and welcome to Leaders Connect Fest podcast by Akriti Pateria, an initiative by Empowering Social Welfare Foundation, जिसमें हम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ के लाते हैं जो सही मायने में हीरोज हैं। स्पेस साइंस सुनते ही क्या आपको भी तारे जमीन पे दिखने लगते हैं? रिलैक्स करो। एस्ट्रो मैजिका के प्रवीण जी, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हो, और योगेश जी ने स्पेस साइंस को अब बच्चों का खेल बना दिया है। एस्ट्रो मैजिका इसरो रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर है और सिर्फ देश के कोने कोने में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में भी अब पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं कैसे ये लीडर्स नए स्पेस एक्सप्लोरर्स को तैयार कर रहे हैं और कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट प्रवीण जी और योगेश जी के साथ। वेलकम योगेश जी एंड प्रवीण जी, एक बार फिर से पॉडकास्ट में स्वागत है। योगेश जी, आपसे तो पहली बार मुलाकात हो रही है, बट मुझे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपसे करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं करियर के बारे में कि आपने ये करियर कैसे चूज किया? क्या आपका ये हमेशा से सपना था या इसके पीछे कोई इंस्पिरेशन है? तो स्पेस तक की जर्नी बताने से पहले मैं मेरी बेस की जर्नी बताना चाहूँगा। सो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय। मेरे एजुकेशन लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन वहाँ पे मुझे बुक्स ने, किताबों ने, बहुत सारे स्किल्स वर्कशॉप ने बहुत मदद की, जिसके वजह से मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया था। तो मुझे कई जगह पे लेक्चर देने बुलाते थे कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम क्लियर की। मैंने कंबाइंड डिफेंस की भी एग्ज़ाम क्लियर की थी, मेडिकल राउंड आउट था। तो ये सब जो अचीवमेंट थी वो बच्चों को बताता था, और तब ऐसे ही जर्नी में मुझे लगा कि मैंने जॉब छोड़ के इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे जो प्लस पॉइंट मिले या जो मुझे ज्ञान मिला वो अगर मैं किसी और के साथ बांट पाऊँ तो मेरी लाइफ में जो मैं डाउन से अप तक गया वो ही एक्सपीरियंस बाकी लोगों को भी दे सकूँगा। तो वही जर्नी शुरू की मैंने। फिर मैंने लेक्चर्स लेने शुरू किए अलग अलग इंस्टीट्यूट में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू किया। उस वक्त मुझे एक ऐसे ही लेक्चर में एक ऐसा होनहार लड़का मिला, एक जिसमें देखते ही मुझे लगा कि कुछ स्पार्क है, और वो थे प्रवीण। अच्छा। सो मैंने उन्हें मिलते ही कहा कि आप आगे जाके बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो। मैंने उन्हें पूछा भी उन्हें क्या करना है, तो उन्हें स्पेस में इंटरेस्ट था। तो मैंने कहा उन्हें आपका जो पैशन है उसी में आप करियर कीजिए। फिर वो मेरे टच में थे। फिर उन्होंने एमटेक किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और उन्होंने एक दिन मेरे पास आके कहा कि हम ये नॉलेज क्या बाकी लोगों को, मैं भी एजुकेशन में ही करियर करना चाहता हूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहता। हालांकि उन्हें बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चों को ये एजुकेशन देना है। तो हमने मिलके थोड़ा सा एक पायलट फेज पे हमने कुछ कोर्सेस लॉन्च किए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम देखने के लिए कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड। और तब एक ऐसी बात हुई कि पैशन के साथ पर्पस जुड़ गया। हुआ ऐसा कि जो वर्कशॉप प्रवीण सर ने लिया, 54 कंट्रीज से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तब गाजा स्ट्रिप से एक लड़की ने रिक्वेस्ट भेजी कि आई वांट टू बी द फर्स्ट पैलेस्टाइन गर्ल हु वांट टू बिकम एन फर्स्ट पैलेस्टाइन एस्ट्रोनॉट। और अफगानिस्तान से भी इंक्वायरी आई। तब पता चला कि सिर्फ डेवलप कंट्रीज में ये नॉलेज है, जो डेवलपिंग है और अंडर डेवलप है वहां तक तो ये नॉलेज गया ही नहीं।
आज हम देखते हैं इंडिया आईटी फेज में पीछे रह गया क्योंकि हमने बहुत लेट उस रेस में ज्वाइन किया, और भी बहुत भारत के बाहर की जो कंट्रीज है वो तो और पीछे है बिकॉज उनके पास वो लेट नॉलेज पहुंची। तो ये सत्ता का असंतुलन है। तो हमने सोचा कि डेवलप कंट्रीज के पास ऑलरेडी वो इसमें बहुत आगे, जैसे कोडिंग में थे, तो ये एक नॉलेज डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज के बच्चों तक भी जाना चाहिए। और हमने फिर ये स्पेस की जर्नी शुरू की, ये एडटेक फॉर्म किया जिससे हम बच्चों के साथ ये नॉलेज शेयर कर सके। तो जैसे प्रवीण जी, जहाँ तक मुझे पता है, मेरी रिसर्च में मुझे ये पता चला कि आपने 2019 में स्टार्ट किया, जब कोविड आया था। तो आपको तब ये डर नहीं लगा कि कोविड में जहाँ सब लोग कुछ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज थी, तो आप लोगों को, आपने जब ये स्टार्ट किया, आपको क्या था आपका विजन कि ये बिजनेस या फिर ये जो आप बिजनेस में ही आप इन जैसे ऐड कर रहे हैं, एड्यूटेक है, वो कैसे आप बढ़ा पाएंगे? क्या था आपका विजन तब और उसको आज आप कहाँ ला पाए? ओके, सो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो एस्ट्रोमैजिका में जो लोग वर्क कर रहे हैं, फिर वो काम करने वाले लोग हो, मैं हूँ, स्टूडेंट, पेरेंट्स हो, इनको हम स्पेस रिवोल्यूशनरीज कहते हैं, अंतरिक्ष क्रांतिकारी। क्योंकि आपने सही कहा कि उस समय में जब हमने शुरू किया तब अवेयरनेस नहीं थी, तब चंद्रयान 3 तब सक्सेसफुल नहीं था, मतलब चंद्रयान 3 नहीं मिशन नहीं हुआ था तब तक। ओके, तो उस समय में देश में अवेयरनेस नहीं थी, और कोविड तो एक अलग फैक्टर है, पर सबसे पहले तो लोगों के मन में यही था कि इस फील्ड में कुछ हो भी सकता है, कोई लोग इसको सीरियसली लेते ही नहीं थे। लेकिन उस समय में हमने सोचा कि नहीं, ये भविष्य होगा। जैसे कि योगेश सर ने कहा कि जो डेवलप कंट्रीज है वो तो आगे बढ़ रही है, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इंडिया जैसी, या फिर इंडिया के अड़ोस पड़ोस के कुछ मुल्क हो, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हो, इजराइल भी हो, पैलेस्टाइन भी हो, ओके, तो ये कंट्रीज पीछे है इनमें। लेकिन इनमें जो बच्चे हैं, खास करके जो स्पेस एंथुजियास्ट है, उन्हें ये करने की बहुत इच्छा है कि नहीं, हमें जो है ना स्पेस में करियर करना है, हमें ये पढ़ना है। तब उनसे जो रिक्वेस्ट आई, वो हमारे लिए, उन्होंने जो है एक फ्यूल का काम किया कि नहीं, भले ही हमें 100 लोग गाली दे रहे हो, 200 लोग निगेटिव बात कर रहे हो कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, तुम एक बार तुम बर्बाद कर दो खुद को, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि स्पेस में करियर करना चाहते हैं, और वही हमारा फ्यूल बना, और जिससे हम कह सकते हैं कि सही मायने में एस्ट्रोमैजिका लॉन्च। तो योगेश जी, जैसे आपने बताया कि आपको अफगानिस्तान और पैलेस्टीन से भी रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की, उसके बारे में कुछ थोड़ी डिटेल्स बता सकते हैं कि क्या पूछ रहे थे वो बच्चे, उनको क्या चाहिए था और आपने क्या किया जिससे उनकी हेल्प हो पाई? ओके, सो हमने एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट कॉन्फ्रेंस और एक स्पेस क्विज वर्ल्ड कप लिया था, और उससे रिलेटेड हम कुछ इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस सेशंस ले रहे थे, जहाँ पे बहुत से डेवलप और डेवलपिंग और अंडर डेवलप तीनों कंट्रीज के बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट किए। तो जो अफगानिस्तान से या गाजा स्ट्रिप से जो रिक्वेस्ट आई, उनको जो अवेयरनेस प्रोग्राम में उन्हें गाजा स्ट्रिप और अफगानिस्तान से जो रिक्वेस्ट आई वो ये इस तरीके से थी कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम में उन्हें कुछ इनपुट मिले तो वो और सीखना चाहते थे, और ज्यादा जानना चाहते थे। और हमें ये ध्यान में आया कि उनके भी सपने हैं। हम सोचते हैं कि अरे वहां पे तो ऑलरेडी इतने सब चैलेंजेस है, शायद वो सिर्फ जो बेसिक नीड्स है उनके बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन उन बच्चों के भी सपने थे कि उन्हें भी स्पेस में करना है। उन बच्चों में भी ये समझ थी कि आने वाला कल ये स्पेस का युग है। तो ये तो उनके इंटरेस्ट के बारे में था ही, लेकिन कुछ ऐसे भी वाकयात हुए जो प्रवीण सर उनके बारे में ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो खुद कम्युनिकेट किया था उन बच्चों से। सो प्रवीण सर। यस, ओके, सो हमें पता है, अभी अगर आप देखेंगे तो तालिबान का स्वागत वगैरह अब हो रहा है, जो अफगानिस्तान में उनका रूल आया, लेकिन उस समय में डर का माहौल था अफगानिस्तान में, और पैलेस्टाइन में भी। एक जो बच्चे ने, जैसे अभी सर ने कहा कि एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट कॉन्फ्रेंस वगैरह की जा रही थी, तब हम उनके ना, जो उनका ड्रीम होता था कि आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो आप बताइए, हम आपको सोशल मीडिया पर वो शेयर करेंगे ताकि सब लोगों को पता चले, और जो अगर हेल्प करना चाहे तो आपको हेल्प कर सके। तो वहां से जिस बच्चे ने हमें उसकी फोटो भेजी थी, तो उन्होंने उसका फेस हाइड करके भेजा था कि अगर मान लीजिए कि आपने ये फोटो अपलोड कर दी और वहां पर किसी मिलिटेंट ने, किसी ने देख लिया, तो हो सकता है उनकी जान को खतरा हो। तो इस तरह से, मतलब इतना छुप छुप के वो एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं। अब अपने देश में अगर हम देखेंगे तो हमें इतनी पाबंदी है नहीं है, एकदम फ्री हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन वहां पर एक तानाशाही की तरह जो देश चल रहे हैं, और सिर्फ 2 मुल्कों के नहीं, बाकी भी ऐसे देश हैं, लेकिन फिर भी वो सीखना चाहते थे। तो इनके लिए फिर आपने क्या प्रोग्राम लॉन्च किया, या फिर इनको आपने क्या ट्रेनिंग देना चालू की?
सो हमने देखा कि अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है तो पहले हमें बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हम कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम, कुछ कॉम्पिटिशन्स, कॉन्फ्रेंस तो लेते ही रहते, जहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते। बट हमें अगर और ज़्यादा स्प्रेड होना है तो हमें हमारा फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसलिए पहले हमने एशिया और इंडिया का चुनाव किया कि पहले हम नॉलेज इंडिया को और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है या जो नज़दीकी कंट्रीज़ है वहाँ पे ये नॉलेज देंगे। तो शुरुआत हमने इंडिया से की और शुरुआत इंडिया में करने के वक़्त हमने सोचा कि क्या ऐसा नॉलेज है जो शेयर करेंगे बच्चों के साथ। तो हम तो जानते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है इसरो जो स्पेस में काम करे। सो हमने इसरो से कनेक्शन किया, इसरो ने भी हमें एज़ अ रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर क्योंकि हमारे जो लोग थे हमारे साथ जुड़े हुए। एक वाक़ियत और बताना चाहूँगा कि जब मैंने जॉब छोड़ा था तब मैंने 2 लोगों को फ़ोन किया था। एक मैंने फ़ोन किया था मेरा जो जॉब करने वाला दोस्त है, सबसे पहले उसको किया कि मुझे जॉब छोड़ना है। फिर मैंने किया जो बिज़नेस कर रहा है उसको फ़ोन किया। तो जब उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे पहले पूछा, जवाब देने के पहले, "तूने मुझसे पहले किसी से पूछा क्या जॉब छोड़ना है?" मैंने कहा, "हमारा वो दोस्त है जो जॉब कर रहा है उससे पूछा।" तो मेरा बिज़नेसमैन दोस्त बोला, "फ़ोन रख दे तू।" मैंने बोला, "क्या हुआ?" "तुझे जो करना है, तू पूछ किसको रहा है? तुझे जॉब छोड़ के बिज़नेस करना है और तू पूछ रहा है जो जॉब कर रहा है। तो हमेशा आपने उनसे पूछना चाहिए हू हैव बीन देयर एंड डन दैट।" यही सोच लेके हमने क्या किया कि हमारी टीम में प्रोफेसर्स नहीं रखे, प्रोफेसर से हमने कंसल्ट किया, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम वो लोग हमारी टीम में चाहते थे जो ऑलरेडी उस जर्नी से जा चुके हैं जिस जर्नी में बच्चे जाना चाहते। सो हमारी टीम में एनालॉग एस्ट्रोनॉट आए, स्पेस साइंटिस्ट आए, रॉकेट साइंटिस्ट आए, जिन्होंने रिसेंटली ये किताब हासिल किया था। जैसे प्रवीण सर भी यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। तो इससे हुआ क्या, जो करिकुलम इतना बढ़िया बना। तो मैं बात कर रहा था इसरो की, तो हमने इसरो मिशन वर्कशॉप लॉन्च किया। हमें इस तरीके से तारीफ मिली उस कोर्स के लिए कि बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने ज्वाइन किया और कहा कि आपने बहुत ही बेहतरीन रिसर्च करके प्रोग्राम बनाया। तो कुछ लोगों ने तो इतना भी कहा कि उनके स्टार्टअप्स में जो स्पेस रिलेटेड है, हम हमारे इंटर्न्स को भी आपका प्रोग्राम करवाते हैं ताकि उनको पता चले कि इसरो ने आज तक क्या-क्या किया। तो ये सब हुआ क्योंकि हु हैव बीन देयर एंड डन दैट ना, और जो उस जर्नी में है, जो हम कहते हैं कि गैप है इंडस्ट्री नॉलेज और कॉलेज नॉलेज में गैप क्यों है, क्योंकि कॉलेज में सिखाने वाले को पता नहीं इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो करिकुलम बनाने में हमने उन एक्सपर्ट्स को लिया। उसके वजह से फिर इसरो मिशन वर्कशॉप की वजह से पहले हमने इंडिया में बेस किया, अभी यूएई में भी हम पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे अभी हम बाकी डेवलप कंट्रीज में जो लंबे प्रोग्राम से वो लेके जाएंगे। फिलहाल तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कुछ बेसिक्स एस्ट्रोनॉट कॉन्फ्रेंस एंड बेसिक प्रोग्राम्स करते हैं। तो आपने जब ये स्टार्ट किया, आपने ऑब्वियसली रिसर्च की होगी, तो क्या कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या फिर गवर्नमेंट बॉडीज नहीं है जो ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही थी, या आपने कुछ गैप देखा जो फुलफिल नहीं हो रहा है? यस, गवर्नमेंट बॉडीज में सिर्फ इसरो जो है जो साल में एक कोर्स लेती है जो सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। तो हमें ये दिखा कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके पहले करना चाहिए, मतलब इवन फर्स्ट टू फोर्थ इज ऑल्सो नेसेसरी कि वो नॉलेज मिल सके, क्योंकि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज, बाकी डेवलप कंट्रीज जो है वहां पे ये हो रहा है कि किड्स लाइफ से वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हर हफ्ते एक बार तो जाते, वहां यूएस में यूके में हर हफ्ते वो स्पेस लैब जाते एटलीस्ट वंस इन अ वीक। तो ये कल्चर यहाँ पे लाना है, तो उस तरीके से हमें वैसे डिजाइनिंग करना होगा, और जो इंडिया में इतने डीप लेवल पे कोई कर नहीं रहा था, क्योंकि इंडिया में कैसा था अभी जो चल रहा है उसके ऊपर ही कोर्सेस आते। 2020 में एनईपी पॉलिसी आई, अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट के भरोसे तो नहीं रह सकते। हाँ, गवर्नमेंट का सपोर्ट ले सकते क्योंकि उनको बाकी भी काम है, आई एम नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट, लेकिन बाकी कोई कर नहीं रहा था और सिर्फ इंजीनियरिंग के बाद ही ये करियर था। फाउंडेशन के लिए एक भी ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखी नहीं। तो आपने ये सिर्फ मेट्रोज में पॉसिबल है क्योंकि वहां पर लोगों को ज्यादा नॉलेज है या ज्यादा अवेयरनेस है, या हमारे देश के रूरल एरियाज या टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी इसके बारे में अब नॉलेज है और आपको लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं या वहां से भी बच्चे आते हैं? वहां से भी बच्चे आते हैं, मतलब आप सरप्राइज हो गए, हम भी सरप्राइज हो गए कि फार्मर के भी लड़के हमारे पास है। और इवन प्रवीण सर भी, वो भी रूरल बैकग्राउंड से ही आए, और उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो मुझे पसंद है कि भारत का आइंस्टाइन अगर आपको कहीं मिलेगा, एपीजे अब्दुल कलाम कहीं मिलेंगे तो वो खेत में मिलेंगे आपको। सो हमारे पास बहुत से जो रूरल बैकग्राउंड से, सिर्फ अर्बन नहीं रूरल से भी हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे आए जिन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है या अचीवमेंट्स किए हैं। नासा के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में उन्होंने अचीवमेंट किए। तो रूरल में भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है। पर जैसे हमारे देश में लड़की पढ़ाओ अब आया है, उतना ज्यादा लड़कियों की पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता। तो आप लोग क्या देखते हैं, आपके यहाँ जो फॉर्म्स भरे जाते हैं, जो बच्चे एनरोल होते हैं,
क्या उसमें लड़कियों के माँ बाप भी इंटरेस्टेड हैं बच्चों को स्पेस साइंस में डालने के लिए, लड़कियों को डालने में? एक मजेदार फैक्ट ये है कि जब हमने शुरुआत की थी तब हमें भी ऐसा लगा था कि लड़के ज्यादा हो सकता है एनरोल करेंगे, लेकिन उस समय में नंबर्स में अगर हम देखेंगे तो 51% लड़कियां थी। तो इस फील्ड में और खास करके जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, करने की जरूरत पड़ती है, लड़कियां आगे हैं। और उनके पेरेंट्स उनको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं? यस, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का हो सकते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब रोल मॉडल भी देखा जाए तो Yes. सुनीता विलियम्स Yes. है, मतलब जो फीमेल है वही है, या कल्पना चावला है। इवन हमारी टीम में भी जो ट्यूटर्स रहेंगे या सिखाने वाले, तो 70% फीमेल है, 30% मेल है। Yes. तो लड़कियां यहाँ पे भी आगे है। मतलब ये जो प्रोग्राम है आपका, ये सिर्फ लड़के लड़की ऐसा कुछ नहीं बचा, मेट्रो या टियर 1 टियर 2 टियर 3 नहीं बचा, रिचेस मिडिल क्लास, क्या इसमें भी आपने सेग्रीगेशन देखा है? नहीं, मतलब पैसे के मामले में जब Okay. आए हम लोग, तो क्या आपने ये देखा है कि ज्यादातर जो बच्चे आ रहे हैं वो एक स्टैब्लिश फैमिली से हैं, जिनको नॉलेज है उसके बारे में, या फिर इवन फ्रॉम अगर आप टियर 3 से भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी सरपंच की फैमिली होती है और बड़े बड़े फैमिलीज होती हैं, वहां से बच्चे आते हैं, या फिर आप एक मिडिल क्लास बच्चा भी आता है और वो भी ये शिक्षा लेके आगे बढ़ रहा है? आपने क्या ये भी नोटिस किया है? सबसे पहले आप बोले उससे पहले एक चीज क्लियर करता हूँ। यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो जिन्हें समझ में आ चुका है कि ये भविष्य है, आप इसे पढ़ना चाहो या ना चाहो, आगे आने वाले फ्यूचर में जो जॉब्स होंगे, मोर देन 50% वो इसी फील्ड से कनेक्ट होंगे। तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि अमीरों के बच्चे ही आ रहे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे आ रहे हैं, शहर के ही बच्चे आ रहे हैं, गांव के ही बच्चे आ रहे हैं। यहाँ वो बच्चा आ रहा है जो स्पेस एंथुसियास्ट है, इस फील्ड में कुछ करियर करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। तो जैसे हम कहते हैं कि जिसके पास लैपटॉप है, क्योंकि ये ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हम ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकते हैं। हमारा जो फाउंडेशन है, रीचेबल, रीजनेबल और रिलायबल एजुकेशन होना चाहिए। तो जिनके पास लैपटॉप है वो बच्चे आ रहे हैं, और जैसे आज गाँव में भी लैपटॉप लेना एक जरूरत हो चुकी है, वैसे ही स्पेस साइंस आने वाली जरूरत है। और जिनको ये समझ में आ चुका है कि आने वाला कल फ्यूचर जो है वो स्पेस में है, तो वो डिस्पाइट ऑफ द मनी, क्योंकि हाँ, जैसे हर एजुकेशन में पैसा लगता है, इस एजुकेशन में भी अगर उन्हें आगे जाना है, नासा जाना है, तो दे विल नीड मनी। इंजीनियरिंग करना है, हेफ्टी फीस है उसकी, बट इफ ही इज इंटरेस्टेड तो उन्हें वो रास्ते भी मिल जाते हैं। जैसे आईटी में जाना है तो बच्चे ढूंढ ही लेते हैं, तो स्पेस में भी वैसा ही। तो जैसे आपने मनी की बात की, लैपटॉप की बात की, आकाश इंस्टीट्यूट जब आया था उसने इसको ब्रेक किया बाय प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स, छोटे लैपटॉप्स, 10,000 के लैपटॉप्स घर घर पहुंच रहे थे ताकि बच्चे पढ़ सकें। क्या आपका ऐसा कुछ प्लान है? See, laptop, mobile, it's a medium for them. Actually, mostly that was dependent on laptop. हमारा वैसा नहीं है। हमारा एक वो मीडियम है जिससे हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर पाए। स्पेस रिलेटेड बुक्स है या जो एक्सेसरीज है वो अभी डेवलप होने मतलब जैसे रॉकेट बनाना है, शुगर रॉकेट बनाना है, या सैटेलाइट बनाना है खुद का छोटा सा, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स है, इसके लिए हम स्पेस कैंप करते हैं, जहाँ पे बच्चे आते हैं, ऑफलाइन कैंप होता है, और वहां पे हम वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे एजुकेशन के लिए जो लगता है वो हम उस कैंप में प्रोवाइड करते हैं। मैंने लैपटॉप का एग्जाम इसलिए लिया कि जैसे आईटी के लिए लैपटॉप जरूरी है, ये लोगों को ध्यान में आया तो उन्होंने वो उसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो सेम में उन्हें जब ध्यान में आएगा कि नेक्स्ट फ्यूचर जो है स्पेस में, तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे जो भी उसकी जरूरत होगी। एक हमारे महाराष्ट्र में एक मराठी में कहा जाता है, शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे। मतलब ये इट्स अ टाइग्रेस मिल्क। सो एक बार किसी ने पी लिया तो वो लाइफ टाइम विनर बन जाता है। राइट। और नेक्स्ट एजुकेशन जो है वो स्पेस साइंस एजुकेशन। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें मैं एक जरा जोड़ना चाहूंगा, जैसे अभी आपने जिक्र किया उनका कि उन्होंने लैपटॉप प्रोवाइड किए, हो सकता है उनके लिए वो जरूरत हो कि वो अगर प्रोवाइड करते हैं तो एजुकेशन या फिर जो भी उनको पढ़ना है उनकी क्लासेस अच्छे से हो। यहाँ पर इस फील्ड में जो हमें लगा कि जरूरी है करना, क्योंकि बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो है करिकुलम। हमारे लिए जरूर मतलब बच्चों की अभी स्कूल में कोई किसी इस सब्जेक्ट पर पढ़ाया नहीं जा रहा है, ओके, और पता नहीं भविष्य में हमें कितना समय लग जाए हमारे स्कूल के करिकुलम में इन चीजों को हिस्सा करने में, ओके। सो जरूरी था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर करिकुलम तैयार हो जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा सके। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था कि अगर आप उस फिजिक्स टीचर को दोगे आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ाने को, जो बोरिंग तरीके से फिजिक्स पढ़ा रहा है, वो एस्ट्रोनॉमी को भी बोरिंग कर देगा और बच्चे बोलेंगे अब न्यूटन तो दुश्मन था ही, आइंस्टाइन भी हमारा दुश्मन हो गया, राइट। सो
हमने उस तरह से करिकुलम तैयार किया। उस स्विफ्ट मेथड के बारे में सर बाद में बताएंगे कि हम उस मेथड से भी बच्चों को सिखाते हैं। तो जरूरी था कि एक स्ट्रक्चर करिकुलम हो, और इंडिया में हम एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका रॉकेटरी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोबायोलॉजी, स्पेस हिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट में जो है वो एक स्ट्रक्चर करिकुलम करके एक कोर्स बच्चों को जो है प्रोवाइड करती है। तो जैसे आपने बोला करियर में जिसको अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो आएगा, यस। तो कितना आपका अगर जैसे ये प्रोग्राम किया जाए तो कितने साल में, मतलब अगर एक बच्चा सपोज अपने फेज में है जहां पर उसको अब जॉब लगानी है, सपोज अब जैसे 11th-12th में है एंड नेक्स्ट 2-3 इयर्स में उसको जॉब चाहिए, तो क्या वो ये प्रोग्राम करके उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या उसको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? मैं पहले किस्सा बताता हूँ, फिर बाद में आप तय करो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये पहले हम बोलते थे, अब साबित हो गया। एक बच्चा था, अभी पद्मोशी नाम था उनका, और वो यूएस चले गए। और जैसे ही वो यूएस गए तो फिर उन्होंने, अब टॉपर बच्चा था स्कूल में, और फिर वो गए वहां पे और उन्होंने कहा कि इधर मार्क्स वार्क्स नहीं देख रहे हैं, एडमिशन लेना है कॉलेज में, मार्क्स वार्क्स नहीं देख रहे हैं, सर्टिफिकेशन देख रहे हैं और रिकमेंडेशन देख रहे हैं। हमने हमारा सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने रिकमेंडेशन लेटर भी दे दिया। तो आने वाले भविष्य में आपको फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, आपको इस फील्ड में कहीं आपका इंटरव्यू है, ये चाहिए। तो ये जो है हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी क्यों जरूरी है? हाँ, इंडिया में ऐसा हो गया कि अभी 100 आउट ऑफ 100 इस बच्चे को मार्क मिले तो चलो शायद ये होशियार, सॉरी, तो ये होशियार होगा और फिर इसको जो है चलो ले लो जॉब पे, या फिर ऐसा कुछ होता होगा कुछ कंपनीज या जो भी ये करते होंगे। लेकिन वहां पर भी इंटरव्यू में क्या जरूरी है, इंटरव्यू में जो देखा जाता है कि हाँ भाई तुमने इस फील्ड का कुछ किया है या नहीं, वो चीजें की जाती है। और यहाँ पर जैसे कि हमने कहा है कि ये जो कोर्सेस है अभी हम स्कूल लेवल पर अभी हमने शुरू किया है, और आगे जाके फिर इंजीनियरिंग एंड इंटर्नशिप एंड और ये चीजें जैसे जैसे लेवल इसके ओपन होते जाएंगे। तो स्कूल लेवल में सबसे पहले तो बच्चों की, जैसे एक सवाल था कि कौन से लेवल पे किस उम्र पे शुरू करना चाहिए, तो जैसे मैंने कहा था कि आप शुरू कर दो केजी में हो तो, ताकि 10वीं तक आते-आते, 10th तक आते-आते वो बच्चा जो है वो चुनाव कर सकता है कि उसे क्या सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि करियर चुनना यानी शादी करने के बराबर है। अगर सिलेक्शन चूक गया तो डाइवोर्स होना ही है। ओके, तो इसी तरह से जो बच्चे अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनका, जैसे इस रोजमर्रा की भाषा में या फिर इस जालिम दुनिया की भाषा में सीवी कहा जाता है, वो सीवी उनका स्ट्रांग हो रहा है। तो आपने कहा कि करियर में इसका कैसे बेनिफिट होगा, तो प्रवीण सर ने कहा यस, फ्यूचर में रिकमेंडेशन के लिए ये सर्टिफिकेशन आपने कौन से लिए पूछा जाएगा। बट दुनिया में कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो आपको जॉब की गारंटी दे। दीज आर गेट पास। तो इससे आपको एक गेट पास मिल जाएगा, अंदर जाने का एक मौका मिल जाएगा, लेकिन बाद में जो चीज आपको जॉब दिलवाएगी या जॉब देने लायक बनाएगी वो है आपके स्किल्स। जैसे हम देखते कि 20 साल एजुकेशन लेने के बाद भी बहुत सारे बच्चे 20 मिनट भी अपने बारे में बात नहीं कर सकते, अपने सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये स्किल बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हमने हमारे जो प्रोग्राम बनाए, जैसे हमारा 4 दिन का इसरो मिशन वर्कशॉप हो या जूनियर साइंटिस्ट बूट कैंप हो या साल भर का पूरा हमारा जूनियर साइंटिस्ट प्रोग्राम हो या लिटिल साइंटिस्ट प्रोग्राम हो, हमने इसको एक अलग पेडागोगी से जोड़ा है कि जो भी सिखा रहे हैं नॉलेज के साथ वो नॉलेज एप्लीकेबल कैसे हो। उसके लिए हमने 5 चीजों पे फोकस किया है। पहला है स्किल सेट, जिसमें हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल रिलेटेड टू द स्पेस साइंस एज अ फाउंडेशन। उसके बाद है विल, दैट इज इमोशनल क्वोशंट एंड एडवर्सिटी क्वोशंट, क्योंकि आजकल के बच्चों में हम खास करके जेनजी के बारे में कहा जाता है, तो वो भी बहुत चैलेंजिंग है। अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उनका EQ और AQ बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, कि जिस तरीके से दुनिया बदल रही है। तो हमने हमारा करिकुलम में जो एक्टिविटी डाली है उसमें उनका EQ बढ़ाने की या AQ बढ़ाने की भी एक्टिविटीज शामिल है। उसके बाद आता है इंटेलेक्ट सेट, कि हम देखते बच्चों का आज फोकस नहीं है क्योंकि इतने सब डिस्ट्रैक्शन है। तो उनका इंटेलेक्ट कैसे स्ट्रांग हो, जिससे उनका फोकस, एब्सॉर्प्शन पावर, रीडिंग पावर ये कैसे बढ़े, वो भी हमने हमारे करिकुलम में या पेडागोगी में डाला हुआ है। फिर आता है फील सेट, उसमें आता है फंडामेंटल्स, और वो फंडामेंटल स्ट्रांग करने के बाद जो भी खुद सीखा है वो किसी और को भी सिखा पाए, क्योंकि जॉब ज्वाइन करते तो आप इंडिविजुअली अपना काम कर रहे, जैसे प्रमोशन होता है टीम आती है, तो आप में लीडरशिप भी क्वालिटी चाहिए, और आप दूसरे को तभी सिखा सकते हैं जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। तो फील सेट में आता है फंडामेंटल एक्सरसाइज एंड एक्सप्लेन इट टू लीड। फिर आता है टीम सेट, एज ए टीम मेंबर आप कैसे काम कर सकते हो। आज कॉर्पोरेट में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत से लोग इंटर डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाते, एज ए टीम मेंबर काम नहीं कर पाते। तो टीम सेट भी कैसे बढ़ाया जाए, और स्पेस में तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये स्विफ्ट सेट इसे हम कहते हैं, कि हर एक बच्चा स्विफ्ट बने,
ताकि वो किसी भी करियर में जाए वो परफॉर्म कर सके। जैसे हम कहते हैं कि आज मोबाइल और लैपटॉप ये जरूरी हो गया है। 20 साल पहले किसी ने कहा होता तो आप बोलते हैं जरूरी नहीं होगा, लेकिन आज वो जरूरत है, हर एक को आना चाहिए। आगे 20 साल बाद भी स्पेस साइंस आप किसी भी फील्ड में जाए, आप एक्टर हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, आपको स्पेस साइंस जरूरी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, नॉट ओनली डांसर्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स और एनी आर्टिस्ट, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इज इन द हैंड्स ऑफ साइंटिस्ट एंड दैट इज स्पेस साइंटिस्ट। ऐसा आप क्यों कहते हैं? जैसे 20 साल मैंने कहा था कि 20 साल पहले किसी ने कहा था कि आईटी आएगा और आईटी के अंदर जो रिवोल्यूशन हो गया, आज आप देखते रहे कि आईटी में कुछ भी रिवोल्यूशन होता है, एआई इज वन पार्ट ऑफ इट, उसका इफेक्ट हम पे गिरता है। अभी मैं स्पेस साइंस की आज की भी बात करूं, हम कहते हैं हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत से लोग कहते हैं हमें कमेंट्स में, अरे पहले हमारे सोल्जर्स की जान बचाओ, हमारे फार्मर्स की जान बचाओ, बाद में स्पेस साइंस पे खर्चा करो। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि जब कारगिल वॉर हुई थी तो हमारे बहुत से जवान शहीद हुए थे क्योंकि हमें जीपीएस का एक्सेस नहीं मिला, हमारा खुद का जीपीएस सिस्टम नहीं था। आज हमारा खुद का जीपीएस सिस्टम है जिसे नाविक कहा जाता है, जिसके वजह से आज हमारे सोल्जर्स की जान भी सेफ है। एट द सेम टाइम हमारे जो नाविक है, जो फिशर्स जो पाकिस्तान में बार बार पकड़े जाते हैं, उनको भी पता चलता है कि वहां पे बॉर्डर है या कब स्टॉर्म आने वाला है। उड़ीसा के एक्स मिनिस्टर नवीन पटनायक सर, तो उन्होंने इसरो की मदद से ऑलरेडी उन्हें जानकारी थी कि एक हरिकेन आने वाला है और उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। आज ऐसे कुछ एप्स डेवलप हो रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट उन्हें पता चले कि उनके जो जमीन है उसमें कौन सा क्रॉप हम कर पाए। आज उन्हें किसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में उनकी मट्टी लेके जाना पड़ता है, फिर वो चेकिंग होती है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। यहाँ पे मोबाइल पे उनको आ जाएगा कि अभी इस सीजन में क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं करना है। तो ये जो भी स्पेस साइंस में डेवलपमेंट होती है वो ह्यूमन को आज भी यूजफुल हो रही है। तो सोचो फ्यूचर में तो दुनिया चांद पे जा रही है, मार्स पे जा रही है, बहुत सी चीजें जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आगे का फ्यूचर क्यों स्पेस साइंटिस्ट के हाथों में, तो सिर्फ स्पेस के लिए नहीं, बेस मतलब हमारे धरती के लिए भी स्पेस साइंटिस्ट बनने और स्पेस साइंटिस्ट बनाने की प्रक्रिया आज से शुरू होना बहुत जरूरी है। से याद आया, जैसे आप ये देखिए कि अगर हम स्पेस में जाते हैं, मार्स और जैसे आपने मून की बात की, वहां जाते हैं, वहां से जैसे हमारे यहाँ जो फॉसिल्स या फ्यूल्स जो खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वहां पर जैसे लास्ट टाइम प्रवीण जी ने भी बताया था कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आप दूसरी जगह से ला सकते हो। अब ये बताइए, जब हम एक दूसरी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो इतना इन्फ्लेटेड रेट रहता है, इतना ज्यादा हाई रेट रहता है, हम जब स्पेस से लाएंगे तो चीजें तो और महंगी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर में जो टेलीविजन है उसका अभी सस्ता हो गया है ना। पहले एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इतने महंगे थे, तो समय के साथ ये चीजें भी सस्ती होती जाएगी। हाँ, अगर आज के समय में, आज के डेट में अगर कुछ स्पेस में बना है और वो अर्थ पे आप बेच रहे हो तो वो महंगा जाएगा। उसमें दो चीजें आएंगी, एक तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ना वॉट एवर जो भी वो लग रहा है वो तो है ही, दूसरा लग्जरी लोगों के लिए कोई बताने को होगा ना, शेखी करने के लिए, और वो स्पेस में बना के लाए हम लोग, ओके। लेकिन जैसे जैसे भविष्य आगे बढ़ेगा तो स्पेस से, ये मेरा ओपिनियन है और ये फ्यूचर ऐसे ही होगा कि स्पेस में बनी हुई चीजें हो सकता है सस्ती मिले यहाँ पर। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, हम जापान के बारे में बात करते हैं कि जापान इतना आगे, बुलेट ट्रेन उन्होंने फर्स्ट लाई, अभी 50 साल हो गए, हम हमारी इंडिया में अभी चालू है, शायद आ जाए 1-2 साल में। तो जापान इस फील्ड में भी आगे है और जो अर्ली अपॉर्चुनिटी रहती है ना वो हमेशा आपको आगे लेके जाती है। आज हम शूट भी कर रहे हैं तो जापान का कैमरा है, आपको पता है, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे लोग वहां पे भेजे, जापान वहां पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंस्ट्रक्शन की मशीनरी कैसे भेजे, इसका उनकी मिशन चालू है। हमारे मिशन चालू है लोगों को भेजने के, उनकी मिशन चालू है कि जो लोग जाएंगे वो रहेंगे कहाँ, रहेंगे तो घर लगेगा। सो दे आर फार अहेड देन अस। अगर वो ये सोचते बैठे कि वो महंगा है, सस्ता है, जरूरी क्या है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ जो एनवायरनमेंट सोचेंगे तो वो शायद चीप ही कहूंगा मैं, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो यहाँ पे जो हो रहा है, जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है वो बच जाएगा। सो एक्सप्लोरेशन इज बेटर देन एक्सप्लॉयटेशन। तो जैसे आपने बताया कि जापान में अलग लेवल पे लोग सोच रहे हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर भी यहाँ पर इंडिया में प्रेशर आता है एज अ स्पेस एजेंसी जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कि हमारे पे भी प्रेशर आता है कि हम भी बच्चों को उस लेवल के लिए तैयार करें जो मे बी इंडिया में अभी काफी दूर है,
बट हम तैयार करें, तो क्या आप अपने प्रोग्राम्स को उसके तरीके से, जैसे न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने प्रोग्राम्स को चेंज करते हैं, यस अपग्रेड करते हैं? यस, हम अभी ये साल भी जो हमने जाक्सा का जो स्पेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो अटेंड किया था। फिर जो बैंगलोर में एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हमने अटेंड किया था। अभी अक्टूबर में वापस जापानीज का जाक्सा का स्पेस कॉन्फ्रेंस है। तो हमारे जो ट्यूटर्स है, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स है, वो हमेशा जो अपडेट हो रहा है, अपडेटेड नॉलेज लेते रहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ज्यादातर जो करिकुलम कम्युनिटी में लोग हैं, हम्म वो लोग हैं जो एक्चुअली स्पेस सेक्टर से आज काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड काम कर रहे हैं। हम्म हमारे 2 टीम मेंबर अभी 2029 मिशन के लिए एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं, जानवी दांगीटे और श्रेया माने। तो हमें अपडेटेड नॉलेज मिलते रहता है। सो बुकिश नॉलेज नहीं, जो करंट नॉलेज है, जो करंट अपडेट हो रहे, हम हमारे कोर्स में डालते रहते हैं। जब भी कोई नया मिशन होता है तुरंत हमारे ट्यूटर्स प्रवीण सर उसके ऊपर रिसर्च करके वो हमारे बच्चों तक पहुंचाते हैं कि ये नया मिशन लॉन्च हुआ है और इसकी डिटेल्स ये है। मिशन। इसमें अंदर हाँ की जी। बात ये है कि हम्म ये थोड़ा सीक्रेट है हमारा, हम हर 3 महीने में अपडेट करते हैं। हम्म हर 3 महीने में नई चीजें आती, तो हम्म। फिर वो बोरिंग नहीं लगता है, समय के साथ चलता है। तो जैसे मिशन पे बात हो रही है, तो बहुत सारे एलियंस, पैरेलल यूनिवर्स, हम्म, टाइम, जो कैप्सूल्स, हम्म, ये सारे बहुत सारे ऐसी बातें हैं हम्म। जो चलती रहती हैं। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स या कुछ अपग्रेड्स या फिर कुछ आपके कोर्स में ऐसा कुछ है जो इस पे भी फोकस डालता है, या फिर समझ में आता है कि हाँ ठीक है, इज इट ट्रू और फॉल्स, इस पे भी, क्योंकि साइंटिफिक है सारी राइट, चीजें। यस, राइट। तो क्या आप ये सब चीजों को भी अपडेट करते रहते हैं, और बच्चे इसमें क्योंकि ऑब्वियसली फैसिनेट होते हैं इससे? दुनिया भर में जो भी रिसर्च चल रहा है रिलेटेड टू स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर वो एलियन का सब्जेक्ट हो या मून या मार्स का, हम वो नॉलेज हमारे बच्चों की तरफ हम लेके जाते हैं कि जो अभी चल रहा है। वी आर नॉट सेइंग कि वो सच है, अब तक क्या साबित हो चुका है, अब तक क्या रिसर्च हो चुका है, कौन कौन क्या रिसर्च कर रहा है, कैसे रिसर्च कर रहा है, ये जानने की कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी है, एलियंस है नहीं है, वो सब नॉलेज हम बच्चों की तरफ लेके तो इसमें भी प्रोग्राम्स होते हैं, इसके भी प्रोग्राम्स यस, होते हैं? देखिए, अगर जैसे आपने अभी कहा ना कि ये जो आपने टॉपिक बोले, टाइम ट्रैवल हो या फिर एलियंस हो, ये मिस्टीरियस टॉपिक है, ओके। और जो ज्ञान मिल रहा है बच्चों को सोशल मीडिया के थ्रू, हम्म तो उसमें ज्यादातर 80%, चलिए 50% मान लेते हैं कि 50% जो नॉलेज उन्हें मिल रहा है वो उसे हम मराठी में अघोरी विज्ञान कहते हैं। ऐसा विज्ञान जो है ही नहीं, लेकिन लोगों ने बना के इसे तोड़ मरोड़ के जो है उसको हमने कर दिया है, ओके। अब लेकिन क्या ये पढ़ना जरूरी नहीं है? क्या जो एलियंस है या फिर ये टाइम ट्रैवल वाला सब्जेक्ट है या फिर पैरेलल यूनिवर्स आपने कहा, क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें इसे पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साइंटिफिक मायने क्या है, वो किस तरह से, उस पर साइंटिफिक रिसर्च क्या हुई है, कौन साइंटिस्ट उस पर क्या ओपिनियन रखता है, ओके। और इस तरह के टॉपिक्स पर हमारे क्लासेस में, मतलब जो हमारे जूनियर साइंटिस्ट है, जो हमारे बच्चे, हम जूनियर साइंटिस्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, हम जूनियर साइंटिस्ट कहते हैं। सो डिस्कशन एंड डिबेट के अलग क्लासेस चलते हैं, और ये अभी मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे बच्चे जब डिबेट करते हैं ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नोबेल लॉरेंस के इस सभा में बैठा हूँ, जो कि एक सब्जेक्ट लिया है उन्होंने और उस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है। तो बच्चों को हमने सिखाया यही है। देखिए, चर्चा करना, डिस्कशन करना, बात करना आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपको अपने आप आता है, या फिर जो भी है ये किया जाता है। हमने उन्हें क्या दिया है कि आप किस तरह से इन टॉपिक्स को साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एलियंस के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हम उसके साइंटिफिक एंगल ही देखेंगे कि क्या मैथमेटिक्स से किसने साबित किया है, क्या फ्रैंक ड्रेक ने, जो ड्रेक इक्वेशन है, कुछ बच्चों ने ड्रेक इक्वेशन को अपने तरीके से सॉल्व करने की भी कोशिश की अपने इसरो मैजिक में, ओके। हालांकि वो ज्यादा सफल नहीं हुए, लेकिन उनकी जो कोशिश है उन्हें जो है वो आगे ले जाएंगे। मतलब मजाक मजाक में मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने कहो ना प्यार या हम आपके कोई मूवी चला दी इसरो मैजिक में, तो बच्चे उस पर भी डिस्कस करेंगे इसमें क्या साइंस का। ठीक है, बढ़िया। तो जैसे आपने अटेंशन की बात की, सोशल मीडिया की बात की, आजकल जैसे आप बताए कि सोशल मीडिया से लोग सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, तो आपके जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें आप थियोरेटिकल सिखाते हैं, फोटो मेमोरी का यूज करते हैं कि बच्चे को फोटोज दिखाई जाए या वीडियोस दिखाई जाए जिससे उसके दिमाग में वो चीज बैठे? तो आपका तरीका क्या है कि बच्चे को वो मजा आए? जैसे आपने लास्ट उसमें बताया था कि आप जो जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसमें मजा आता है बच्चे को, तो वो तरीके आपने जो दिखाया था लास्ट टाइम, उसके अलावा बच्चे के दिमाग में इतना फोटो मेमोरी जैसा बैठ जाए, उसके लिए आप क्या करते हैं? सो जैसे आपने कहा फोटो मेमोरी, उससे भी आगे है एक्सपीरियंशियल मेमोरी। तो फोटो मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सो हम जो भी सिखाते हैं थ्योरी के साथ
वो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन रिलेटेड उनको एक्टिविटीज रहते हैं, असाइनमेंट रहते हैं, जिसके वजह से वो एक्सपीरियंस लेने की वजह से वो उनके मेमोरी में भी फिट होता है और उनके एक्सपीरियंस में भी वो कवर हो जाता इसमें एक प्रॉब्लम आती है है। कि बच्चे जब छोटे, जैसे 1st से 5th स्टैंडर्ड वाला जो प्रोग्राम है, उसमें जो बच्चे रहते हैं वो ज्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स मम्मी पापा से करवा लेते हैं, तो वो कैसे आप अवॉइड करते हैं कि बच्चा ही करे, ना कि माँ बाप? सो आवर प्रोजेक्ट्स आर नॉट लाइक स्कूल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे बहुत एक डिफरेंस आपको दिखेगा। एक तो लाइव क्लासेस में हम करवाते हैं बहुत सी एक्टिविटी, और उसके बाद जो जैसे सर ने कहा कि जो डिस्कशंस होते हैं उसमें समझ में आता है, जो उसने किया हुआ है खुद वही बात कर सकता है। और हम पेरेंटिंग के भी सेशंस लेते हैं, जो पेरेंट्स को भी बताते हैं कि आपको क्या किसमें मदद करनी है, किसमें नहीं करनी है। इवन हमारे ट्यूटर है, उनको हम 3 इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। एक है टीचिंग इंटेलिजेंस, एक एआई जो आज आ चुका है, और तीसरा है पेरेंटिंग इंटेलिजेंस। और पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग द स्टार्स करके प्रोग्राम होता है, जिसमें उनको बताया जाता है कि कहाँ तक और क्या हेल्प करनी है आपको, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कहाँ तक, किस हद तक ही आपको प्रोजेक्ट में मदद करनी है। तो जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे बच्चे खुद करते हैं और पेरेंट्स का हेल्प भी नहीं लेते। मतलब ऐसे हुआ नहीं है कि बच्चों ने पेरेंट्स, हमें एक्सपीरियंस ऐसा है कि हम सिखाते ही ऐसे हमारे ट्यूटर कि बच्चे खुद वो करना चाहते हैं, खुद वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। जैसे रोलर कोस्टर राइड कोई बोलेगा नहीं मेरे बदले मम्मी पापा आप करके, दे वांट टू डू बाय देमसेल्फ। सेम में हमारा जो टीचिंग है, जो भी हमारा एक्टिविटीज है, चिल्ड्रंस एंजॉयस अ लॉट। उल्टा पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे लिए भी कुछ लेके आओ। कैंप के वक्त तो होता है कि हमारे लिए भी कैंप करो, हमें भी शुगर रॉकेट उड़ाने हैं, हाइड्रो रॉकेट उड़ाने, पेरेंट्स भी बोलते हैं। मैं जैसे रिसर्च कर रही थी तो जैसे आपने बोला ना, पेरेंट्स भी बोलते हैं। बहुत से ज्यादा उम्र वाले लोग भी, मैंने एक जन का देखा था वो 60 इयर्स के हैं, उन्होंने कहा कि मुझे भी सीखना है, तो एम आई टू लेट? तो क्या आप ऐसे कुछ प्रोग्राम्स या वर्कशॉप सोच रहे हैं जो मतलब मे बी बिजनेस ओनर्स जिनके लिए हेल्प हो, या फिर इवन पेरेंट्स, या फिर कोई कुछ नहीं, जस्ट बिकॉज उनको इंटरेस्ट था और उनको उनकी उम्र में मिला नहीं, तो वो क्या आप ऐसे कुछ वर्कशॉप्स कर रहे हैं ऑलरेडी या प्लान कर रहे हैं? सी ओपन प्रोग्राम जब होते हैं तो इट्स वेलकम टू एवरीवन, कोई भी आ सकता है। बट जो हमारे जो लंबे करिकुलम या लंबे ड्यूरेशन के प्रोग्राम है, वहाँ पे हमारा फोकस जो है वो बच्चों पे ज्यादा है। सिर्फ फ्यूचर भी और फाउंडेशन भी है, और एज अ बिजनेस एंगल भी देखा जाए तो वी कैन नॉट सर्व एवरीवन। राइट। सो वी हैव डिसाइडेड कि हमारा जो हम जिन्हें सर्विस देना चाहते हैं वो है बच्चे और पेरेंट्स। हाँ, बड़ों के लिए फिर हमारे पास ट्यूटर के प्रोग्राम है, फिर 60 इयर्स का भी एज ए ट्यूटर बन के आना चाहता है तो आ सकता है, या पेरेंटिंग के प्रोग्राम होते हैं, शायद ग्रैंड पेरेंट के भी शुरू करें। नहीं, लेकिन वो हॉबी वगैरह वाली बात आपने बड़ी अच्छी कही। ये तो देखिए आम लोग तो बात करते ही है, लेकिन कुछ समय पहले हमें डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें कनेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं भी करना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि नहीं, अभी ये तो 1st to 9th के ग्रेड के स्टूडेंट के लिए है, आप नहीं कर सकते। तो लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे लिए भी अगर कुछ आगे फ्यूचर में आप ऐसा कुछ प्रोग्राम करते हो, और वो तो साइंटिस्ट है ऑलरेडी डीआरडीओ में, तो जरूर। अभी हम लोग जो है मजाक में मैं कहता हूँ कि हम लोग कोर्स लेके आए थे, स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था, लेकिन जो फ्यूचर में आएगा ना वो हमसे करवाया जाएगा। लोग कहेंगे कि हमें चाहिए, करवाओ, तब हम ही करेंगे। तो ये तो एक अलग से आपका प्रोग्राम हो गया, जो मतलब जिनको इन्फॉर्मेशन मिली, अवेयरनेस हुई, वो आएंगे। पर क्या हम इसको एज अ, जैसे हमने लास्ट अपने पॉडकास्ट में बात की थी कि क्या ये एक एकेडमिक्स में एक सब्जेक्ट होना चाहिए? तो यही सोच के हम भी चाहते कि अगर ये ज्यादा डीप लेवल पे जाए, बच्चों को और एक्सपोजर मिले, तो ये स्कूल में कैसे इंट्रोड्यूस करें। तो फिलहाल ही हमें इसरो से भी और नासा से भी एज अ मर्चेंडाइज पार्टनर हमारा उनके साथ एमओयू हुआ है। सो हमने एक स्पेस लैब प्रोजेक्ट डिजाइन किया, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि यूएस में, यूके में हर हफ्ते स्पेस लैब जाते हैं। तो हमने एक स्पेस लैब मॉडल बनाया जिसमें इसरो मिशंस जब आज तक हुए उसके मॉडल्स हो गए, या नासा के जो मिशंस हुए उसके मॉडल्स, और उससे रिलेटेड एक्टिविटी रहेगी, उससे रिलेटेड कुछ करिकुलम है। तो हमने 5th to 9th का एक करिकुलम ऑलरेडी बनाया हुआ है, और अभी हम वो लॉन्च करने जा रहे हैं स्कूल में। सो वी हैव अ विजन कि 10,000 स्पेस लैब्स 10,000 स्कूल्स में एस्टेब्लिश हो, और बच्चों को उनके स्कूल में ही स्कूल के एजुकेशन के साथ ये एजुकेशन भी मिले। हर स्टैंडर्ड का अलग करिकुलम रहेगा, 5th का अलग, 6th का अलग, 9th तक का, ऐसे 5 इयर्स का हमने करिकुलम बनाया हुआ है, जिसको हम नाम दिया है हमने स्पेस लैब ग्रेजुएट्स, जो वो प्रोग्राम करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि आप काफी कंट्रीज के साथ आप काम करते हैं, 54 कंट्रीज के साथ आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो क्या कोई ऐसा प्रोग्राम भी इन फ्यूचर आ सकता है, जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जैसे नासा, और हमारे बच्चे अगर वहाँ के प्रोग्राम्स अटेंड कर सकें, वहाँ पर जाके कुछ टाइम स्पेंड करके कुछ सीख सकें, क्योंकि हर जगह का अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ऐसा कुछ है ऑलरेडी या
हो सकता यस, है? एक प्रोग्राम तो अभी हमारा एक कैंप चल ही रहा है, जो कि इंडिया के लिए तो कैंप, स्पेस कैंप हो ही रहे हैं, और अभी जनवरी 2026 में हम दुबई स्पेस कैंप भी करने जा रहे हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी हम कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट एक्सचेंज भी इन फ्यूचर आएगा और Yes, बच्चों को that's अपॉर्चुनिटीज actually nice मिलेंगे। include. Already 97 स्पेस एजेंसीज है जो कंट्रीज की, और बहुत से स्टार्टअप्स भी आए। अभी हमारा जो कैंप हुआ तो यूएस से और एक ऑस्ट्रेलिया से भी एक स्टूडेंट आए थे। तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये जरूर होगा कि एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़े। राइट, तो जैसे आपने कहा आपके ट्यूटर सेलेक्ट हुए हैं, वैसे ही आप जो बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, आज तक के जैसे हमारे बच्चे या हमारे एस्ट्रोनॉट्स इंडियन सॉइल से, इंडियन व्हीकल से, इंडियन एयरक्राफ्ट या रॉकेट से कहीं मतलब स्पेस पे गए नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हमारे बच्चे जाएंगे आगे। और आपका क्या है इसमें, आप इस पे ट्रेनिंग पे कैसे फोकस कर रहे हैं कि अपने बच्चे निकलना चालू हो, जैसे IITians हमारे यहाँ से इतने निकलना चालू हुए, वैसे ही हमारे इंडिया से स्पेस में ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, उसके लिए क्या प्लान है? स्पेस जो सेक्टर है ना, वहाँ पे 3 टाइप के जॉब्स है। एक तो जो ऑलरेडी स्पेस में जाना चाहते हैं, स्पेस में जाएंगे एस्ट्रोनॉट। दूसरे जो यहाँ से भेजेंगे लोगों को, मतलब एक कमांड सेंटर में भी लोग लगेंगे। और तीसरे जो जाने का जो व्हीकल है वो डिजाइन करने वाले रॉकेट साइंटिस्ट। तो जब आज तक 12 लोगों ने चांद पे मून वॉक किया हुआ है, रियल मून पे रियल मून वॉक, तब 4 लाख लोग नीचे काम कर रहे थे। राइट, सो हर एक स्पेस में जाएगा क्या, वो डिपेंड, क्योंकि उसमें सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं है, फिजिकल एंड ऑल बाकी भी सब Right. पैरामीटर्स। लेकिन यस, हर कोई उनको भेजने वाला या उनके भेजने के लिए जो मशीनरी या जो व्हीकल बनाया जाता है उसका पार्ट जरूर हो सकता है। और फ्यूचर में अभी हम देख रहे कि सैटेलाइट लॉन्च में इंडिया सबसे आगे है। हाईएस्ट सैटेलाइट लॉन्च इंडिया से होते। सो डेफिनेटली आगे जाके रॉकेट लॉन्चेस, मिशन लॉन्चेस इंडिया से होंगे, तो लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर। और आगे जो आज IIT के कहा जाता है, वैसे कल जाके साइंटिस्ट, हमारा बच्चा आगे जाके साइंटिस्ट बने, ये सब चाहेंगे और वैसा होगा। जैसे अभी तो फिलहाल जैसे आपने बोला फिजिकली मेंटली भी फिट वैसे होने चाहिए, तो जैसे हमारे यहाँ से ज्यादातर एयरफोर्स से जा रहे हैं, क्या हमारे यहाँ हमारी स्पेस एजेंसीज या हमारे आप जैसे एड्यूटेक, आप लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ प्लान्स हैं आपके कि हमारे सिविलियंस भी अब स्पेस पे जा पाए, ना कि सिर्फ एयरफोर्स को ही मौका मिले? देखिए, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी और इसरो जो चाहेगा वो होगा। ओके, अभी वो उन्होंने एयरफोर्स से लोग सिलेक्ट किए हैं, और जो लाजमी था कि वो एयरफोर्स से ही सिलेक्ट करें, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी स्पेस एजेंसीज हुए हैं, उन्होंने शुरुआती दौर में उनका जो स्टार्टिंग का फेज रहा है, उसमें उन्होंने उनके डिफेंस सर्विसेज के जो लोग थे उन्हें ही सिलेक्ट किया, और फिर बाद में जाके जो है ओपन हुआ आम लोगों के लिए। तो इसरो भी धीरे धीरे करके ओपन करेगा, और मुमकिन है कि 2040 में जो एस्ट्रोनॉट जाए मून पे, हो सकता है उसमें आम लोग हो। तो ये सबके लिए ओपन होगा, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ एयरफोर्स के लोगों के लिए ही, आर्मी या फिर नेवी के लिए होगा, ये सबके लिए ओपन होगा। बट जैसे आप अगर हाई पीक पे भी जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां के लिए भी आपको एक फिट बंदा ही चाहिए जो जा सके। वैसे ही हम स्पेस टूरिज्म की जो बात करते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए भी एक फिट, जो मेंटली फिजिकली, और जिस बंदे को वहां पर सरवाइव करने के लिए अगर वो कुछ इश्यूज आ जाए, उसमें वो स्किल्स हो, तो वो बंदा स्पेस टूरिज्म के लिए लायक होगा, राइट, रादर देन एवरीवन। तो जैसा है, तो उसमें फिटनेस पे भी बहुत बड़ा गोल है कि हमको फोकस करना पड़ेगा। तो आपके प्रोग्राम्स जो हैं वो सब मेंटल और मतलब बिहेवियरल तो चेंजेस लाएगा, बट क्या फिटनेस पे भी आप फोकस कर रहे हैं? उसमें जो हमारा प्रोग्राम है, जो हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उसमें वर्चुअल एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी कि आप घर पे बैठ के वो एज ए एस्ट्रोनॉट की तरह ट्रेन हो रहे हो। तो उसमें जो फिटनेस का या हेल्थ के बारे में है, तो उनसे तरह तरह की एक्टिविटीज की जाती है, करवाई जाती है उनसे। आपका फ्यूचर में मतलब आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, या फिर आपको एज अ स्पेस टूरिस्ट ही आप नहीं सोचे कि चलो मेरे पास कुछ करोड़ों रुपए आएंगे तो मैं आगे जाके स्पेस में एक टूरिस्ट सिर्फ घूमने चला जाऊंगा। लेकिन फिर भी आपने सही कहा कि फिट होना चाहिए इंसान को, और उसमें भी स्पेस टूरिस्ट को भी ट्रेनिंग दी जाती है। आप जो भी टूरिस्ट गए हैं स्पेस में, उनके भी अगर इंस्टाग्राम या फिर कई सोशल मीडिया प्रोफाइल देखोगे, तो अभी मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उन्होंने ऐसा किया हुआ है। ओके, सो उसके लिए जो फिटनेस की जरूरत है वो हम उन्हें उस प्रोग्राम में जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो हमारे करिकुलम का ही एक जो है वो हिस्सा है। आज दुनिया में ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारा भी एक ब्राजील के एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप हो रहा है, जहाँ पे फिजिकल एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग होगा। बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे कि एस्ट्रोनॉट कैसे रहा जाता है, वैसा एनवायरनमेंट धरती पे क्रिएट करके वैसा ट्रेनिंग दिया जाता है।
लेकिन इसके साथ और एक बात कहूंगा कि सिविलियन इसमें आने के लिए हम एविएशन इंडस्ट्री की तरफ देखेंगे तो शुरुआत में शायद वहां पे भी फिट इंसान ही जा सकता था, लेकिन आज एविएशन इंडस्ट्री इस तरीके से डेवलप हुई है कि हम मरीज को भी ले जा सकते। सो डेफिनेटली वो व्हीकल भी वैसे डेवलप हो गए, वो सिस्टम भी वैसे डेवलप हो गए कि सिविलियंस भी जा सके। जैसे आज स्पेस टूरिज्म के लिए जा सकते सिविलियंस भी, वैसे ही आगे जाके एक्चुअल स्पेस में जाना सिविलियंस के लिए भी सच में आसान हो सकता है। बट एक बात बताइए, इतनी मिस्ट्रीज हैं, हम्म। हम तो खुद प्रिपेयर्ड नहीं है कि वहां जाके क्या हो जाएगा। तो एक स्पेस टूर गाइड लेके जिनको पता हो उनके लिए फिर भी बेटर होगा। बट वही है कि इतनी मिस्ट्रीज को पहले तो हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इन मतलब जनरल सिविलियंस को लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हुआ तो इट विल बी आवर फॉल्ट कि हमारे कारण ये चीज हो गई बिकॉज हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो इस पे क्या आपका जो भी जितनी भी स्पेस एजेंसीज है ना, वो जो स्पेस टूरिज्म करेगी, फॉर एग्जांपल ब्लू ओरिजिन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, उनका अभी शुरू हो चुका है। ओके, वर्जिन गैलेक्टिक का उनका भी शुरू हो चुका है। तो उन्होंने जो प्रिकॉशंस लेने हैं, वो जो सेफ्टी में जो भी है, वो सब कुछ उन्होंने ली हुई है। लेकिन देखिए, एक्सीडेंट का खतरा तो हर बार होता है। आप साइकिल से जा रहे हो, गिर गए, कुछ भी हो सकता है। कहा नहीं जा सकता कि जो बंदा गया है उसके 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ओके, लेकिन हाँ, उसमें अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, कुछ ऐसी चीजें होती है, तो ये डिपेंड करता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन ने वो डेवलप किया है, स्पेसशिप हो या फिर वो बलून हो, ओके, उसमें उन्होंने कौन सी सुविधाएं रखी। और मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि एजेंसी जो है ये काम करती होगी और करेगी भी आगे जाके। एस्ट्रोनॉट की अगर आप बात करेंगे, तो जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, ओके, उनको अगर हार्ट अटैक आ गया, ओके, कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो उनको ऑलरेडी ट्रेन किया जाता है कि भाई अगर हार्ट अटैक आता है तो तुम्हें तुम्हारे साथी को कैसे बचाना है, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे बाहर निकलना है। ओके, तो ये सारी चीजें उनको ट्रेन की जाती है। उसी तरह से जो टूरिस्ट जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि गाइड उन चीजों के लिए लगता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ है, वहां पर कुछ है, इसे दिखाने के लिए। तो हो सकता है उनके लिए उनके साथ जो असिस्टेंट हो वो एक करे। और यही सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तो हम साइंटिस्ट बना रहे हैं कि तो वो इसके सॉल्यूशन ढूंढ पाए कि कैसे, जैसे एविएशन इंडस्ट्री डेवलप हुई, स्पेस भी होगा डेवलप, तो ये सेफ कैसे होगा, सबके लिए रीचेबल कैसे होगा, रिलायबल कैसे होगा, तो ये सब हमारे बच्चे करेंगे। अभी साइंटिस्ट वर्ड सुन के ऐसा लगता है बहुत हाई आईक्यू होना चाहिए। तो आपके पास जो बच्चे आते हैं, क्या आप भी एक वो आईक्यू इज द प्राइमरी पैरामीटर? तो ये भी एक मैं कहना चाहूंगा अपने जहांगीर सर के बारे में कि ये मिथ है कि साइंटिस्ट मतलब हाई आईक्यू या हाई एजुकेशन। इट जस्ट अ एटीट्यूड कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दैट पर्सन इज अ साइंटिस्ट। जैसे हमारे टीम में जहांगीर शेख, जो 3 इडियट फेम, जो स्कूटर आपने देखा उसमें, तो उसके जो इनोवेटर है वो जहांगीर शेख सर। वो उनको अगर पूछेंगे कितना एजुकेशन लिया है, जिनको 2 राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है फॉर हिज इन्वेंशन, तो उन्होंने सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की। लेकिन उनका एटीट्यूड पहले से था कि कोई प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन क्या है, लाइट नहीं है तो स्कूटर पे चक्की बना दो। तो ये एटीट्यूड चाहिए। आईक्यू मतलब क्या है कि फोकस। आईक्यू मतलब लोगों को लगता है बहुत उसकी मेमोरी स्ट्रांग हो, लेकिन शुरुआत फोकस से होती है। फोकस, और फोकस कब आता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट कैसा, सोल्यूशन लाने का इंटरेस्ट। तो वो बंदे का फोकस, जिससे सोल्यूशन लाना है, फोकस रहेगा, एब्सॉर्प्शन भी रहेगा और मेमोरी भी वैसी रहेगी। शुरुआती प्रॉब्लम है, इसलिए लोगों का आईक्यू कम है, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं। तो अगर एटीट्यूड नहीं है किसी बच्चे का, सपोज 5-6 साल के बच्चे का, तो क्या वो आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद आ जाएगा? मैं ये कहूंगा ऐसा कोई बच्चा, वो बच्चा ही नहीं है जिसमें ये एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि हम बच्चा इसलिए उन्हें कहते हैं क्योंकि वो क्यूरियस रहते हैं। बड़ों की क्यूरियोसिटी मर जाती है, फिर वो रट्टा मारो आगे शुरू हो जाता है। लेकिन हर कोई बच्चा क्यूरियस है, हर कोई बच्चे में साइंटिस्ट बनने की काबिलियत है। यू जस्ट नीड टू ट्रेन एंड गिव डायरेक्शन टू दैट एटीट्यूड। एटीट्यूड जन्म से लेके आए वो बाद में वो जो सोसाइटी मार देती है क्यूरियोसिटी। तो अगर आप कोई पेरेंट जो है हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चे की क्यूरियोसिटी कैसे ना मरे, कैसे सही टाइम पे आप उसको डायरेक्शन दे पाए, तो क्या कहेंगे? जो हमारा टैगलाइन है, एक्सप्लोर द यूनिवर्स टुगेदर, तो एक्सप्लोर कीजिए। बच्चों को हर फील्ड में पहले एक एक्सपीरियंस दीजिए, एक्सप्लोर करने दीजिए, आपको समझ में आएगा। तो हम जैसे कहते हैं कि हमारा एंट्री लेवल प्रोग्राम है कि 4 डेज का रहता है, जिसमें हम भी परखते हैं बच्चों को कि इस फील्ड में सच में उसका इंटरेस्ट है, पैशन है, उसकी कैपेबिलिटी तो हर किसी में रहती है, लेकिन उस तरीके से उसकी क्यूरियोसिटी इस फील्ड में है क्या। हम सिलेक्ट करने के बाद पेरेंट्स भी हमें सिलेक्ट करते हैं कि हमारे कोर्स से उसको क्या बेनिफिट होंगे, कैसे उसका EQ, AQ, IQ बढ़ेगा। फिर ये जर्नी शुरू होती है। तो बच्चों को डाल के देखिए, करके देखो,
पहले इस्तेमाल करो, वो टैगलाइन थी ना, फिर विश्वास हो, तो करके तो देखो, राइट इस्तेमाल तो करके Right. देखो, बच्चों को भेज के तो देखो। राइट जैसे आपने बताया कि आपके बेटे को आपने फुटबॉल लगाया, तो Right. पहले ग्राउंड में भेजा ना, राइट राइट खेला, फिर देखा अच्छा इंटरेस्ट है, तो पहले बच्चों को भेजो, तो इसमें क्या होगा आगे, करियर नहीं होगा, पॉलिटिक्स है, ये वो बाकी चीजों में जाएंगे, तो एक्सप्लोर कभी कर ही नहीं पाएंगे राइट बच्चे। मेरे हिसाब से बच्चों की उम्र ही जो है वही वो सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए ही है, ताकि आगे जाके उसको पता चले। जैसे हमें तो नहीं पता चला था, मैंने इंजीनियरिंग 6 महीने कर ली थी, फिर मुझे पता चला कि अब मुझे जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, तो मैंने स्विच किया टू मास कम्युनिकेशन। बट आजकल बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर हम हर बच्चे को कुछ अपॉर्चुनिटीज थोड़ा थोड़ा हर चीज में डाल सके, तो बच्चे को बड़े होते तक ये रियलाइज हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। एंड क्योंकि स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा बनाने के लिए, फिर चाहे आप इंजीनियर हो या एक इन्फ्लुएंसर। इधर वो भैया मॉल में जाते हैं, हम आइसक्रीम में टेस्ट लेते हैं ना, राइट तो वैसे हर एक इसके एक टेस्ट लेके देखना चाहिए। राइट राइट आप क्या बोलते हैं? यस मैं ये कह रहा था, एक एक्सपीरियंस रहा है हमारा कि जैसे बहुत से साइंटिस्ट हो गए, गेस्ट लेक्चरर आते हैं वो एस्ट्रोमैजिका में, तो एक बार ऐसे ही सेशन चल रहा था और फिर सेशन खत्म होने के बाद Q&A शुरू हो गया। तब एक बच्चे ने बोला कि मैम हो सकता है आपको ये सिली क्वेश्चंस लगे। तब उन्होंने जो बात कही ना, वो जो भी लोग है सुन रहे हैं उनको समझनी चाहिए, खास करके पेरेंट्स को समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई क्वेश्चन जो है ना सिली क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक जिनका जवाब दिया जा चुका है और एक जिनका जवाब खोजा जाना बाकी है। तो सिली क्वेश्चन है ही नहीं। राइट तो जो बोलता है क्या बेवकूफ की तरह सवाल पूछ रहा है, राइट ओके, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि हो सकता है आपको लगे कि बेवकूफों की तरह सवाल है, लेकिन उसके लिए वो इम्पोर्टेंट सवाल, और कुछ सवाल जिन सवालों को बेवकूफों वाला सवाल कहा गया, उसी की खोज होके आगे जाके लोगों को जो है वो नोबेल मिला है। राइट मतलब फॉर एग्जाम्पल, आग गर्म है, ये हमें पता है, राइट आग गर्म क्यों है, ये सवाल है। ओके, तो जिन्होंने खोजा उनको अवार्ड मिल गया। राइट मतलब सब चीज लिखी गई है, बस उनको खोजना बाकी। लिखी गई है, फिर हम चले जाएंगे हमारा साइंस की एक सिमुलेशन है, हम कंप्यूटर के अंदर है, ऑलरेडी सब स्क्रिप्टेड है, कोडर ने बनाया। मतलब आस्क क्वेश्चन एवरी टाइम, आस्क अ क्वेश्चन, यस है ना? राइट, अपने अंदर के बच्चे को मत मारो। Yes. तो मुझे भी काफी इंटरेस्ट है, अगर आप कुछ ऐसा वर्कशॉप ला सकें जो हम बड़े लोग अटेंड कर सकें, तो वी ऑल विल बी वेरी इंटरेस्टेड, पेरेंट्स स्पेशली, और बहुत सारे उम्र वाले लोग हैं जिनके लिए अब ये सपना रह गया हो, मे बी करियर ना हो बट फिर भी क्यूरियोसिटी है। तो अगर आपका अगर यूट्यूब या सोशल मीडिया कुछ भी है जहां पर आप हमें बता सकें, तो इट विल बी। जब भी कोई दुनिया में कोई भी मिशन होता है, उसके तुरंत बाद ही हम रिसर्च करके उसके रिलेटेड प्रोग्राम लाते हैं। तो हमारा जो एस्ट्रो मैजिका फेसबुक पेज है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे हम हमेशा हमारे अपडेट डालते रहते हैं कि आने वाला कौन सा प्रोग्राम है, किन के लिए है। सो डेफिनेटली सबको उसकी सुविधा का फायदा हो सकता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक और सवाल ये मुझे आ रहा है, जैसे आपने कहा कि स्कूल के साथ ही बच्चों के लिए ये कोर्स है, तो ये टाइम मैनेज कैसे करते हैं बच्चे? क्योंकि आजकल इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं, कोई बच्चा स्केटिंग जा रहा है, कोई फुटबॉल जा रहा है, आपके जो क्लासेस होते हैं वो किस तरीके से आप शेड्यूल करते हैं कि एक छोटे से बड़ा बच्चा सब अटेंड कर पाए, साथ साथ में अपनी पढ़ाई करते हो? सो मैंने कहा ना कि आजकल के बच्चों का मेन प्रॉब्लम है फोकस और डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। तो कई पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि अभी से क्यों, ऑलरेडी स्कूल का बहुत उसे करिकुलम है, स्कूल का सिलेबस है, क्लासेस है, और हमारे क्लासेस तो ट्वाइस अ वीक होते हैं, 45 मिनट में, वो भी इंटरेक्शन रहता है थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल्स। फिर भी क्यों, ऐसा पेरेंट्स पूछते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोड है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों को जो बाकी अब ऑब्जर्व करे तो क्या मिल रहा है, OTT, बाकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपने कहा भी कि जो 2 साइडेड स्वॉर्ड है, जो नुकसान देने वाली भी है। डिस्ट्रैक्शन, फोकस क्यों नहीं है, डिस्ट्रैक्शन क्या है? हम जब छोटे थे 2 चैनल थे, DD1 DD2, आज तो मतलब केबल टीवी हो, OTT हो, और उसमें भी जो आ रहा है वो बच्चों के लिए है कि नहीं। मूवीज जो आ रहा है, कितना भी आप लिखे कि ए है, वो नहीं जा सकते, लेकिन टीवी पे आ जाता है, बच्चे देखते। तो वो अगर बच्चे समझ सकते हैं, वो बच्चों पे थोपा जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो व्हाई नॉट स्पेस साइंस। और जैसे मैंने कहा कि बच्चे कैपेबल है, बच्चे अगर वो सब चीजें समझने में कैपेबल है। पूना में एक इंसिडेंट हुआ था, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे रेव पार्टी में पकड़े गए, तो वो सब चीजें समझने के लिए कैपेबल है, तो स्पेस साइंस क्यों नहीं? बट यहाँ पर बात ये आती है कि वो एंटरटेनमेंट है और ये है पढ़ाई। एग्जैक्टली, तो पढ़ाई का जो माइंडसेट है ना, एग्जैक्टली, तो यही हमने गैप देखा, यही हमें दिखा कि बच्चों को पढ़ाई, हर एक को बच्चे को पढ़ाई पसंद आता है ऐसा नहीं है। कुछ ज्यादातर बच्चों को नहीं आती, कुछ बच्चों को ही पसंद आती है।
सबको पसंद आए, इसलिए वो एंटरटेनमेंट एलिमेंट या एक्सपीरियंशियल एलिमेंट। स्पोर्ट्स क्यों खेलते हैं बच्चे? क्योंकि वहां पे ज्यादा एक्टिविटी है, इसलिए स्पोर्ट्स पर गेमिफिकेशन है। तो हमारे टीचिंग में भी गेमिफिकेशन डाला हुआ है। जो चीजें जो हम डोपामाइन कहते हैं, डोपामाइन चॉकलेट खाने से भी आता है और आलमंड खाने से भी, लेकिन बॉडी के लिए क्या अच्छा है आपको पता है। वैसे एंटरटेनमेंट मतलब बैड ऐसा नहीं है, हम एजुटेनमेंट देते हैं जिससे उनका वो डोपामाइन सीक्रेट होता है कि उनको इनमें इंटरेस्ट आता है, और ये उनका वेस्ट ऑफ टाइम या एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं होता। जैसे हमारे बहुत से बच्चे जो एक्चुअली स्पेस साइंस में इंटरेस्ट लेने के बाद बेसिक साइंस में इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि स्पेस साइंस समझने के लिए उन्हें लगा कि मुझे बेसिक साइंस समझना भी उतना जरूरी है, मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन भी आना जरूरी है, तो मैथ्स में भी इंटरेस्ट लेने लगे। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे जिनको हमने एक्चुअली स्कूल का एजुकेशन नहीं सिखाया, स्पेस साइंस के क्लास करने की वजह से उनके 10, 20, 30% परसेंटेज बढ़ चुके। जो बच्चा कभी स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता था, वो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा रीडिंग कर रहा है, माँ बाप को क्रॉसवर्ड लेके जा रहा है, मुझे ये किताब लेनी है, ये जानना है। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ? बिकॉज वी एडेड एजुटेनमेंट इन आवर कोर्सेज। तो जैसे आपने कहा था कि आपके में एआई भी है, तो गेमिफिकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल है आपके प्रोग्राम में? क्योंकि एक छोटा बच्चा गेम बहुत जल्दी डाउनलोड करके खेल लेता है, तो अगर वही आप जो स्पेस सिखा रहे हैं, जो प्रोग्राम आपका पूरा है, एआई और गेमिफिकेशन का आपको क्या रोल लगता है कि उसमें आपका प्रोग्राम में कितना रोल है? सी यहाँ पे जो साइकोलॉजी आप देखिए, गेमिफिकेशन क्या है कि वहां पे लेवल्स है, वहां पे कुछ एक्शन है, उसके रिवॉर्ड्स है, दैट इज गेमिफिकेशन। राइट। तो वो जो एलिमेंट है, वो जो साइकोलॉजी है, वो हमने करिकुलम में डाली, और एआई का उसमें उतना ही हिस्सा लिया हुआ है जितना जरूरी है। कंप्लीट डिपेंडेंसी, क्योंकि एआई खुद कहता है कि मेरे हर कोई जवाब सही नहीं है। राइट। तो ये समझना कि एआई के जवाब सही है कि नहीं, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप सोचो ना, शुगर रॉकेट जैसा, मतलब जहाँ पे इन्फ्लेशन है, वो एक्सपेरिमेंट हमारे बच्चे करते। हाइड्रो रॉकेट, उसमें भी थोड़ा सा, मतलब वॉर में एक बार यूज किया है हमने हाइड्रो रॉकेट, एक बहुत पुरानी वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ हाइड्रो रॉकेट यूज किए हुए। तो वो चीजें बच्चे करते, एक्सपेरिमेंट करते। सो एक्सपेरिमेंटल थ्रू इट इज पॉसिबल। गेमिफिकेशन की जो साइकोलॉजी है वो ऐड की जाती है, रादर देन मोर फोकस ऑन दैट एआई एंड टेक्नोलॉजी। राइट, क्योंकि एआई से मुझे ऐसा लगता है कि एआई ना बहुत ज्यादा हमारी सोचने की शक्ति को मार भी देता है, क्योंकि हर चीज आंसर वो वहां दे देता है। हमें ना लिखने के लिए, ना हमें कम्युनिकेशन के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमने बस अपने टूटे फूटे शब्दों में लिख दिया और उसने उसको पॉलिश कर दिया। तो इसीलिए एआई से कहीं ना कहीं वो जो क्यूरियोसिटी या फिर जो वो टैलेंट होता है, वो कहीं ना कहीं दब भी रहा है। तो एआई का कितना उपयोग आप कर रहे हैं कि वो बैलेंस बना रहे? डिपेंडेंसी नहीं एआई पे डालनी है। जैसे एआई से रेडीमेड आंसर नहीं लेना है हमें, लेकिन जो आंसर्स है वो याद करने के लिए एआई की हेल्प से कुछ फॉर्मूला में उसे बना सकते, कुछ उसके जार्गन्स बना सकते। उस तरीके के प्रॉम्प्ट हम बच्चों को सिखाते, वो भी सेल्फ स्टडी टेक्निक से रिलेटेड जो रहते। उससे ज्यादा एआई पे आंसर नहीं ढूंढने जाएंगे ये हम, क्योंकि एआई खुद कहता है कि मेरा हर कोई आंसर सही नहीं है। तो राइट रिसोर्सेज कौन से, एआई को आप रिसोर्सेज पूछ सकते कि कौन से रिसोर्सेज थ्रू मैं स्टडी करूं, किस रिसोर्स की क्या कहना है, किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, वो भी आपको क्रॉस चेक करना है। सो इस तरीके से हम एआई का पार्ट इतना ही हमने डाला हुआ है, बाकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पे हमने ज्यादातर फोकस किया। एक एग्जांपल यहाँ पर हम कि एआई का हम यूज कैसे करते हैं। ओके, सो फ्यूचर में अगर मान अभी मार्स पर इंसान जाएगा रहने, मून पर जाएगा, तो जैसे कि मैंने कहा था कि ग्रेविटी मास की कम है अगर हम कंपेयर करें अर्थ से, तो ओके, तो वहां पर जो बच्चे पैदा होंगे उनकी हाइट ज्यादा होगी, ओके, क्योंकि ग्रेविटी कम है। तो फ्यूचर के वो लोग कैसे दिखेंगे, हमें उसका एक इमेज अगर क्रिएट करना है, तो हम पूरा इंफॉर्मेशन की मास का एटमॉस्फेयर क्या है, ग्रेविटी क्या है, डायमीटर वगैरह वगैरह सब कुछ, और रोटेशन पीरियड क्या है, सब कुछ हमने डेटा इकट्ठा किया। मतलब बच्चों ने वो रिसर्च करके इकट्ठा किया, बहुत सारा और भी बहुत लंबा लिस्ट है वो, और फिर हमने एआई को प्रॉम्प्ट दिया कि ये अभी हमने डेटा खोज के निकाला है, अब इसके आधार पर आप हमें बना के दिखाइए कि मार्स पर फ्यूचर में, मतलब 200 ईयर्स और 1000 ईयर्स के बाद ह्यूमंस कैसे दिखेगा। तो एआई से हमें काम करवा के लेना है, हमें जो चाहिए कि चीजें आसान करने के लिए, ऐसा नहीं कि दे दे बाबा मेरे को पढ़ा दे, ऐसा नहीं करने, और हम ऐसा करते भी नहीं है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके पास, जैसे लोग बोलते हैं ना, बच्चा है क्या ही कर लेगा, अभी तो बस एक्सप्लोर कर रहा है, आपके पास क्या ऐसी कोई आपके प्रोग्राम से कोई केस स्टडी है, कोई बच्चा जिसने कुछ अलग करके दिखा दिया जो हमको उम्मीद नहीं होती कि अरे ये तो छोटा सा बच्चा था, इसने ऐसा करके दिखा दिया, तो
कोई ऐसी? से बहुत सारे एग्जांपल है। मैं एक कुछ एग्जांपल ऐसे देना चाहूंगा जो थोड़े मेरे दिल के करीब है और इमोशनल भी हो जाता हूँ मैं कभी जब मैं बात करता हूँ उस बारे में। एक स्टूडेंट है, मैं भी नाम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर ये करते हैं। तो उनको बोलने की और उनकी सुनने की क्षमता कम थी। ओके, तो ये एक शुरुआती समय था हमारा, और उन्होंने जब एडमिशन लिया तो बहुत से उनके मन में डाउट थे, मेरे बच्चे को तो सुना ही नहीं देता, ये तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हमको। ओके, बोलने की भी उसकी क्षमता इतनी मतलब फ्लुएंटली बोल सकती है वो, तो वो कैसे कर पाएगी? ओके, तो हमने उनको यही कहा था, जो हम मेथड्स जब इतना सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया, हमने वही उनके साथ अप्लाई किया कि आप जो है करते रहिए, आप बस करिए, इसके रिजल्ट दिखेंगे, बस जो बताया गया है वो करिए, आप खुद का एक्स्ट्रा उसमें कुछ ऐड मत कीजिए और कुछ कम भी मत करिए जो हम बता रहे हैं। तो कंटिन्यू 3 महीने, मतलब मेरा अनुभव कंटिन्यू 3 महीने उनकी जो माताजी थी कॉल करती थी, ये सर कुछ बदलाव नहीं आया है, उसको समझने में भी दिक्कत आ रही है, ऐसा। और मैंने कहा नहीं, अभी वक़्त है, जो ट्राई कर रहे हैं, अब तक नहीं हुआ है। और फिर होते-होते फिर उसको वो रिकॉर्डिंग सुनती थी। ओके, रे ऑनलाइन का ये भी फ़ायदा होता है कि आप कंटिन्यू उस चीज़ को जो हो चुकी है ना, उसको आप फिर से सुन सकते हैं। तो उन्होंने वो किया, और जो एक एस्ट्रॉइड सर्च प्रोग्राम होता है हमारा, ओके, जो आईआईएससी के साथ हम लोग करते हैं, तो उस लड़की ने एस्ट्रॉइड डिस्कवर किए। तो उन्होंने टोटल 16 एस्ट्रॉइड डिस्कवर किए थे। आईआईएससी ने उस एस्ट्रॉइड को जो है वो प्लेनरी स्टेटस दिया था, और उनके एक एस्ट्रॉइड को प्रोविजन, मतलब थोड़ा-सा और आगे, हो सकता है 5-7 साल बाद उसे एक माइनर प्लैनेट भी कहा जाए, छोटा एक क्षुद्र ग्रह भी कहा जाए, अगले 5 साल 7 बाद, क्योंकि रिसर्च चलती रहती है उसपे कंटिन्यू। तो उस लड़की ने जो है, मतलब जिनकी क्षमता ऐसी थी, और स्कूल में उनको जो है, मतलब लास्ट पॉडकास्ट में शायद आपने पूछा था कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे ने परेशान किया है? उस लड़की को, बच्चे तो छोड़िए, उनके टीचर लोगों ने भी परेशान किया था कि ये कुछ नहीं कर पाएँगे। बच्चा क्या, ये तो बच्चे ही नहीं मानते थे उसको, लोग इंसान ही समझे, वो बड़ी बड़ी बात है। तो उसको इतना सब कुछ किया गया, उनकी मम्मी ने, माताजी ने कहा था कि सपोर्ट नहीं किया जाता। तो इसके बावजूद बस उन्होंने यही किया, ज़्यादा कुछ नहीं की, जो हमने कहा उन्होंने वो फॉलो किया, जो स्टडी हमने बताया कि हाँ, ये स्टडी करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, ओके। और डिस्कशन अगर किस टॉपिक पे करना है, तो उस पे रिसर्च कैसे करनी है, कैसे वो प्रेज़ेंट करना है, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि एस्ट्रॉइड सर्च कैंपेन में अभी पहला का ज़माना क्या था कि वो 400 साल पहले का टेलीस्कोप ले लिया, आँखों पे लगा दिया, प्लैनेट देख लिए, चित्र-वित्र बना लिया, हो गई रिसर्च। समय बदल चुका है। अब आपको टेलीस्कोप को आँख लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, ऑलरेडी आपके टेलीस्कोप स्पेस में है, अर्थ पे बड़े-बड़े टेलीस्कोप हैं, वहाँ से डेटा ऑलरेडी कलेक्ट करते हैं टेलीस्कोप। आपको क्या करना होता है? ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो यहाँ पर इसमें एक स्किल यूज़ होता है, वो होता है ऑब्जर्वेशन, और सही तरीके से वो करेक्शन मार्किंग करनी होती। तो उस लड़की ने वो चीज़ें की, और वो उनका एक अनुभव रहा है कि ये लड़की, मतलब स्कूल हो गया, उनका स्टडी हो गया स्कूल का, फिर उसके बाद एक सुबह तक, अब जैसे मैं सलाह नहीं देता हूँ कि इतना मत करो, लेकिन सुबह तक 3-3, 4-4 बजे तक जाग के उसने ऑब्जर्वेशन जो किए, तो इतनी कड़ी मेहनत की है। अब अगर कहा जाए, रीज़न अगर दिया जाए तो नहीं, मुझे तो सुनाई नहीं देता, मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे तो नहीं करना, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनकी वो मेहनत थी और हमने उनको गाइड किया था, उसकी हेल्प से वो यहाँ तक पहुँच पाई है। ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल हैं। और तो उसने कहा था कि उसका सपना है कि उसे रिकॉर्ड करना है इसमें, एस्ट्रॉइड सर्च में। तो बहुत से बच्चे, बहुत से रिजल्ट है। 3rd स्टैंडर्ड की एक बच्ची है जिसने किताब पब्लिश की है। 7th स्टैंडर्ड के बहुत से बच्चों ने, मुझे 16 साल लगे थे मेरी किताब स्कूल में सपना था, उसके 16 साल बाद मैंने किताब पब्लिश की। आज वो 16 साल की कम उम्र में किताबें पब्लिश कर रहे हैं खुद की। सो बहुत सारे रिजल्ट्स है। अराउंड 850 जूनियर साइंटिस्ट एंड लिटिल साइंटिस्ट हमारे साथ जर्नी में है। तो कितनों के नाम ले, एक का नाम लो तो दूसरों को बुरा लग जाएगा। तो आप जो हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उन पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपका बच्चा भी अगला हो सकता है? कैसे वो भरोसा करें अपने बच्चे पे? पेरेंटिंग द स्टार में जो आप बताते हैं, उसमें हम क्या बोलना चाहेंगे आप अपने देखने वाले पेरेंट्स को? मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ यू बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज अ स्टार, देन व्हाई नॉट स्पेस एज अ करियर। अगर आप जानते हैं, मानते हैं कि आपका बच्चा एक स्टार है, तो उसे स्पेस में करियर का एक मौका तो दीजिए, एक अपॉर्चुनिटी तो दीजिए, करके देखिए। स्विमिंग सिखाना चाहते हैं तो पानी में भेज के देखिए। तो वैसे ही अगर आप चाहते या जानते या मानते कि आपका बच्चा स्पेस में करियर कर सकता है, तो एक बार इसरो मिशन वर्कशॉप या जूनियर साइंटिस्ट बूट कैंप में उसे भेज के देखिए। थैंक यू। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू प्रवीण जी। बहुत अच्छा लगा बात करके आज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे एज़ अ पेरेंट समझ में आई। बट मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत जल्दी अपना कुछ पेरेंट्स के लिए या कुछ बड़े लोगों के लिए भी वर्कशॉप लॉन्च करें और हम सबको ज़रूर उसमें शामिल होने का मौका दें।
और फिर से मैं आप लोगों से मिलना चाहूंगी अगले बार। जरूर, और भी क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं विदाउट एस्ट्रोनॉट, रॉकेट साइंटिस्ट के अलावा, मतलब जैसे मे बी आर्किटेक्ट जो स्पेस में जा रहे हो, मे बी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिस पे मैं आपसे फिर बात करना चाहूंगी अगले पॉडकास्ट में। तो जरूर टाइम दीजिएगा। जरूर जरूर, मैं फिर आऊंगा।